हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आज का नया चैप्टर है अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले बेसिक बताता हूँ, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बताओ, 7th 8th में पढ़े थे हम लोग मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बताओ, मिक्सचर क्या होता है? दो और मोर सब्सटेंस मिक्स होते हैं ना आपस में। तो मिक्सचर में फिक्स प्रोपोर्शन भी हो सकता है, अनफिक्स्ड प्रोपोर्शन भी हो सकता है। तो फिक्स्ड होगा तो होमोजीनियस और अनफिक्स्ड होगा तो हेट्रोजीनियस। तो इसका सिंपल डिफिनेशन क्या है? द मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिक्सचर बोलते हैं, बराबर है। तो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। पहले तो एग्जांपल बताओ मिक्सचर का। एयर मिक्सचर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। उसमें कौन कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बहुत सारे गैस होते हैं, बराबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, रॉक। रॉक इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स ना। जो पत्थर है वो मिक्सचर है किसका? दो और तीन मिक्सचर का। रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स, टू और मोर मिनरल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर का टाइप क्या है? मिक्सचर का क्या टाइप है? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ना। तो मिक्सचर के दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बराबर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं? जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जैसे नमक को पानी में डाला और यूनिफॉर्मली वो डिसॉल्व हो गया, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। तो लिख लो, इन विच मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म, बराबर है। और हेट्रोजीनियस में क्या है? विच हैज नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन। तो ये भी लिख लो, विच हैज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बता दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बता दिया। तो अपने को बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ना है। तो होमोजीनियस मिक्सचर साइज ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो देखो, होमोजीनियस मिक्सचर जो है डिपेंड करता है, आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ द कंपोनेंट। आर क्लासिफाइड according to size of their constituents, ठीक है, particles। as collides और as true solution। ट्रू सॉल्यूशन क्या है? जिसके सोल्यूट पार्टिकल दिखता नहीं, उसमें से लाइट पास हो जाती है, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करते। तो अपने को बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस
ये तो बता चुका हूँ। फिर ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, उसमें दो पार्ट चीज होता है। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्वेंट एंड वन और मोर सोल्यूट, ठीक है। तो बेसिकली अपने को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में एक सोल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेसिकली अपने को पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे ये वाटर है, ठीक है, तो इसके ऊपर नमक डाल रहे हैं NaCl, तो Na यहाँ पे आके फिट होगा और Cl यहाँ पे। तो जो ऊपर से डाल रहे हो नमक, वो है आपका सॉल्यूट, और जो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तुम्हारा फिक्स है, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे नमक भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। इसके बॉन्ड लेंथ जब तक फुलफिल नहीं होते तब तक तुम इसके अंदर डाल सकते हो। ज़्यादा नमक डालोगे तो नीचे नमक बढ़ जाता है ना। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी आता है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन समझ गया, इसमें एक सोल्यूट और दूसरा एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या आता है, तो सोल्यूट है वो अलग अलग हो सकता है और सॉल्वेंट भी अलग अलग हो सकता है। सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। तो इसके कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, अ सॉल्यूशन इज आइदर सॉलिड dissolved in liquid or a mixture of two liquids. Rather clear है? There are other types of solution as well. Solute and solvent may be classified in three forms: solid, liquid और gas. ठीक है। तो ये टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसका मैं बताता हूँ डिटेल, यहाँ तक लिख लो। लेकिन सॉल्यूशन कौन से टाइप का होगा वो कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट डिसाइड करता है। अगर सॉलिड में सॉलिड लिक्विड गैस डालोगे फिर भी सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होगा। लिक्विड में तुम कोई भी फॉर्म का डालो तो लिक्विड सॉल्यूशन ही होगा, समझा ना। तो कौन डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कौन से टाइप का होगा, सॉल्वेंट। ये MCQ में है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो। देखो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट, और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना वो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। फर्स्ट होगा सोल्यूट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूट। दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। तो इसके स्टेट भी हो सकते हैं। क्या क्या स्टेट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनेंगे। सोल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। सॉल्वेंट तीनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और ये भी है स्टेट ऑफ सॉल्वेंट।
स्टेट मतलब पता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस को स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट है अपना सॉलिड। तो सॉलिड जो मैं ले रहा हूं वो है सोल्यूट, और लिक्विड जो है वह सॉल्वेंट। तो टाइप, कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? कौन डिसाइड करता है सॉल्यूशन कौन से टाइप का होगा? सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ, एक ऐड और कर देता हूँ। ये बनेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, या स्टेट ऑफ सॉल्यूशन भी बोलो, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन से स्टेट का सॉल्यूशन बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखो लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल बताता हूँ। लिक्विड में क्या घोल सकता हूँ? सॉलिड का नमक घोल सकते हैं ना, नमक सॉलिड है। तो इसका एग्जांपल में क्या आएगा? नमक, या सी वाटर। सी वाटर में नमक ही होता है ना, तो सी वाटर सॉल्यूशन क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बेंजोइक। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो बेंजीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और बेंजोइक एसिड सॉलिड फॉर्म में। समझा ना? और सी वाटर में NaCl क्या है? सॉलिड, और वाटर क्या है? लिक्विड। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिला? लिक्विड सॉल्यूशन। समझा? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सुगर इन वाटर। तो ये तो सबको पता है। मेटल एलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज, आयोडीन इन एयर। तो एयर में क्या क्या पाया जाता है? ब्रास, ब्रॉन्ज, आयोडीन इन एयर। एयर बोले तो वाटर फॉर्म में H2O, स्टीम फॉर्म में। समझा? तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा देखो, मैं इसको सॉलिड ही रखता हूं। किसको? सोल्यूट को। इसको चेंज कर देता हूं सॉलिड। तो इस टाइम सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है? मेटल एलॉय का हो सकता है। जैसे ब्रास हो गया। ब्रास में किसका मिक्सचर है? कॉपर, जिंक का ना। ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा सोल्यूट है, ये क्या है? सॉल्वेंट। तो दोनों सॉलिड सॉलिड हो गया ना। तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा कौन से टाइप का सॉल्यूशन देता है? सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें और एग्जांपल लिखना है तो लिख लो। एलॉय का तो नाम लिखना है इसमें। ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया। ये ऊपर भी लिख देता ना मैं, ये वाला इधर है, ये मैं गलत लिख दिया। ठीक है, इसको नीचे लिख लो, चाहिए मिटाने के लिए। चलो लिखो ब्रास, ब्रोंज, साथ में लिखो मेरे, तुम लोग भी लिखना चालू करो। ब्रास, ब्रोंज, आयोडीन इन एयर। दूसरा थर्ड टाइप क्या होगा? इसको सॉलिड ही रखना है। किसको? सोल्यूट को। तो अभी क्या आएगा? गैस ना। समझा क्या? तो ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा? गैस सॉल्यूशन। इसमें क्या एग्जांपल आता है? आयोडीन। आयोडीन गैस फॉर्म में होता है ना, तो इसका एग्जांपल है आयोडीन इन गैस। ये इसका एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या आएगा? फोर्थ मैं ले लेता हूं अभी लिक्विड। ठीक है, और ये भी लिक्विड। तो ये तो इजी है ना, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें क्या आएगा? गैसोलीन, गैसोलीन, और इथेनॉल इन वाटर। ठीक है, ये सब किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड के फॉर्म में, और वाटर भी लिक्विड है ना। नेक्स्ट है फिफ्थ, लिक्विड। और ये तुम्हारा रहेगा सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड में जानना है तो अमलगम। अमलगम पता है? NaHg। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना, सोडियम अमलगम। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑफ मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है ना। ठीक है, और ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में। तो मर्क्यूरी को सॉलिड में डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमलगम। ये याद रखना, सोडियम एंड मर्क्यूरी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मर्क्यूरी इन सिल्वर।
यहाँ तक लिखो फिर नेक्स्ट बताओ। अभी देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट अपना टाइप पढ़ेंगे। ये 5th तक हो गया ना अपना। 6th देखो, 6th में क्या है, लिक्विड सॉल्यूट लूंगा, फिर है गैस। ठीक है, तो क्या बनाएगा, कौन से टाइप का सॉल्यूशन आएगा बताओ। बराबर, गुड। यहाँ पे ये लिखना भूल गया था ना, तो ये सॉलिड सॉल्यूशन होगा, ऐड कर लेना। और यहाँ पे आएगा गैस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद कर लेना, CHCl3 होता है। ठीक है, इसको दूसरा केमिकल नेम क्या है, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो अगर क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर करेंगे नाइट्रोजन गैस में, N2 क्या है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे अभी हम लोग, गैस इन लिक्विड। तो क्लोरोफॉर्म कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में, और नाइट्रोजन गैस फॉर्म में। तो ये गैस सॉल्यूशन बनाएगा। चलो, ये कौन से टाइप का सॉल्यूशन है दक्ष, गैस को लिक्विड में डाल रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन, बराबर। तो ये बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल है, गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं ना, तो कार्बोनेटेड वाटर और ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। इसलिए एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो जी पाते हैं ना, वाटर में भी ऑक्सीजन होता है ना, समझा क्या। और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं, CO2 इन वाटर, CO2 इन वाटर। नेक्स्ट है 8th, गैस एंड सॉलिड, गैस सॉलिड। तो इसका क्या हो, कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा रौनक, सॉलिड सॉल्यूशन। ये बन जाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। इसका आंसर क्या है, H2 इन प्लेडियम। ये दक्ष याद है कुछ, कौन से रिएक्शन में यूज करते हैं, रिडक्शन में ना। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, हेलो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में यूज करना है, तो H2 और प्लेडियम यूज करते हैं। याद आया क्या नाम है रौनक, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करना है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन होता है ना। तो ये कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, गैस को सॉलिड में डाल रहा है तुम, समझा। तो हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर प्लेडियम के अंदर डाल रहे हो, समझा। तो ये रिडक्शन रिएक्शन करवाता है, वो भी लिख लेना। नेक्स्ट है 9th में क्या आएगा, गैस, और ये है गैस। क्या बनेगा बताओ, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, गैस सॉल्यूशन आएगा, एयर मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, O2 N2 argon and other gases। ठीक है, ये लिख लो। तो ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है। देखो ध्यान से सुनो। तो देखो, अगर कोई भी तुम सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसकी एक कैपेसिटी होगा ना, कितना अमाउंट तक डिसॉल्व होगा। जैसे मान लो ये आपका वाटर कंटेनर है, जिसमें वाटर है, तो आप नमक डाल रहे हो NaCl, तो ये पानी में आके डिसोसिएट होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ में जाके फिट बैठता है, ठीक है ना। तो अगर ये बॉन्ड लेंथ फुलफिल हो जाएगा तो नमक कहाँ पे जाके बैठता है, फिर नीचे। देखो नमक डालते जाओ, नीचे जाके बैठेगा। फिर एक टाइम के बाद घर पे जाना, एक गिलास पानी लेना, नमक डालना थोड़ा, तो घुल जाएगा अच्छे से, और डालेगा तो घुल जाएगा। जब तक ये बॉन्ड लेंथ फुलफिल नहीं होगा तब तक घुलेगा। जब ये बंद हो जाएगा ना इसका बॉन्ड लेंथ, तो फिर नीचे आके बनेगा। और कम नमक डालोगे तो बॉन्ड लेंथ कुछ खाली रहेगा ना। जैसे सिंपल है, ये क्लास में 10 चेयर है तो 5 बच्चे हैं, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 10 आ गए, 10 के 10 आ गए तो पूरा फुलफिल हो गया ना। पहले ऐसे समझो, 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट की मात्रा कम है, नंबर ऑफ सोल्यूट जो है वो कम है सॉल्वेंट से।
तो उसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे। सिंपल समझो, 10 चेयर है, 5 लोग हैं, तो अनसैचुरेटेड है। तो कुछ कुछ खाली जगह रहेगा ना, समझा? तो जैसे मान लो यहाँ पे NaCl आ गया, ये खाली जगह है, तो ये अनसैचुरेटेड का नाम। दूसरा टाइप है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जितना चेयर था 10 और 10 बच्चे आ गए, तो क्या होगा? सैचुरेटेड। मान लो मैं 2 वाटर मोलिकुल्स लेता हूँ, दोनों में नमक डाल देता हूँ, तो ये क्या हो गया? सैचुरेटेड। देखो यहाँ पे एक में नहीं डाला हूँ ना, एक ही अमाउंट डाला है, तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ के बराबर। ठीक है। सुपर सैचुरेटेड कब बनता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? इसमें ज्यादा डाल देते हो नमक। जैसे ना ये अगर मैं कंटेनर लूं, 2 वाटर मोलिकुल्स, ठीक है, तो यहाँ पे Na और यहाँ पे CL और नमक है, तो नीचे आके बैठ जाएगा। तो ये ज्यादा हो गया ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 15 आ गया और 10 ही चेयर है, तो कहाँ बैठेंगे? नहीं बैठ पाएंगे ना, बाहर खड़ा रहेंगे, चाहे वो यहाँ बैठना पड़ेगा। तो उसको सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। याद क्लियर है? ठीक है। तो इसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो देखो, तो इसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो देखो, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड वेयर नंबर ऑफ सोल्यूट molecules leaving the crystal pass into solution is equal to number of returning from solution to crystal। तो देखो, अगर सोल्यूट है उसको तुम सॉल्वेंट में डालें, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, इसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो ये तुम्हें बना के देगा सॉल्यूशन, बराबर है। और इसको तो कभी कभी बोलते हैं धूप में रख दो, NaCl ज्यादा घुल गया, तो फिर क्या होगा? पानी ऑपरेट हो जाएगा, फिर सॉल्यूट क्रिस्टल मिल जाएगा ना नमक, तो उसको वापस ला सकते हैं। मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी है, बैकवर्ड रिएक्शन भी है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। समझा क्या? जो फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी आ सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सिर्फ नमक मिलेगा ना, पानी उड़ जाएगा, तो क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, इसलिए क्रिस्टलाइजेशन। और सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन बना, इसलिए हम लोग डिसोसिएशन लिखा। समझा? तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाते हैं, उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो इसका एक पॉइंट है, वो लिख लो। डायनेमिक मतलब होता है चेंज। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन बी डिसॉल्व्ड or achieved can be achieved where, तुम लोग लिखते चलो बाकी where number of solute molecules leaving crystal to pass into solution is equal to pass into solution is equal to number returning from solution टू क्रिस्टल। ठीक है, ये लिख लो। ऐसे लिखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। सैचुरेटेड solution contains maximum amount of solute
dissolved in a given amount of solvent at a given temperature. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट है a solution containing greater than equilibrium amount of solute is said to be saturated, super saturated. तो इसको अनस्टेबल सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना तो लिख सकते हो अनस्टेबल सॉल्यूशन. ठीक है, अनस्टेबल है ना, ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं होगा. राइट वाला मिटा दो, हो गया दक्ष. हाँ सर. अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सोलुबिलिटी. सोलुबिलिटी मतलब कितना अमाउंट घोल सकते हैं किसी के अंदर, कैपेसिटी क्या है. जैसे तुम मुझे डांट रहे हो तो मैं कितने अमाउंट तक सह सकता हूँ. ठीक है, उसी तरह से सॉल्यूशन का भी कैपेसिटी होता है. जैसे इसमें 10 मोलिकुल्स वाटर है ना, तो 10 अमाउंट तक NaCl ऐड करवा सकते हैं ना वो, तो उसकी कैपेसिटी है वो. ठीक है, तो उसी को हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में सोलुबिलिटी बोलते हैं. तो एक नया टर्म है सोलुबिलिटी, ये भी लिख लो. ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ही होता है. तो एक नया वर्ड दे दिया, उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं सोलुबिलिटी को. तो इसका डिफिनेशन क्या है, द सोलुबिलिटी ऑफ a solute is its amount per unit volume. Per unit volume of saturated solution. At a specific temperature. ठीक है, तो कितने अमाउंट उसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं उसको हम लोग सोलुबिलिटी बोलते हैं. समझा, सिंपल है. नेक्स्ट देखो, सोलुबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन. तो देखो ये तो कॉन्सेंट्रेशन ही है ना, एस को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन. तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं. तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मोलरिटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन का, मोलरिटी का, सोलुबिलिटी का, मोल पर लीटर. ये इसका यूनिट होगा सोलुबिलिटी का. यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट पे बात. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग सोलुबिलिटी. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी. ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, तो इसके बारे में बताता हूँ. जनरली कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडली सोलुबल इन ईच अदर. इसका मतलब क्या है, जब सेम नेचर का होगा, जैसे देखो HCl है तो ये पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड. तो पोलर कंपाउंड क्या होता है, जिसपे प्लस माइनस होता है, और वाटर भी पोलर है, प्लस माइनस है. तो HCl को पानी में डिसॉल्व करोगे तो अच्छे से डिसॉल्व होगा. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, H3O+ बना लेगा और Cl-.
बराबर है, अच्छे से भूल जाएगा। तो पोलर को पोलर में अच्छे से डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में स्टेटमेंट में लिखना है। तो पोलर कंपाउंड समझ गया। उसी तरह से नॉन पोलर कंपाउंड है, जैसे मीथेन गैस है, तो इसको किस में डिसॉल्व कर सकता हूँ अच्छे से, बेंजीन में, C6H6 में। तो ये आपका क्या है, नॉन पोलर, इसमें प्लस माइनस साइन नहीं होता, नॉन पोलर कंपाउंड। तो नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है, जिसमें प्लस साइन नहीं आया, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है उसमें, कोवैलेंट बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, समझा। तो इसमें भी आयनिक बॉन्ड है, ये भी नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूं। तो ये इसमें अच्छे से डिसॉल्व होता है, समझा ना। राइट वाला मिटा दो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख देता हूं। तो यहाँ पे लिख लो, जनरली कंपाउंड्स विथ सिमिलर कैरेक्टर केमिकल कैरेक्टर आर मोर readily soluble in each other than those with entirely different chemical properties. ठीक है। सो लाइक डिसॉल्व लाइक, इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व लाइक्स, ठीक है ना। तुम्हारा सोच सामने वाले से मैच करेगा तो अच्छा दोस्ती होता है ना। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी है, लाइक डिसॉल्व लाइक। यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसमें क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में। तो उसके बाद आता है 10 सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। Similar intermolecular forces are likely to be soluble in each other, ठीक है। तो जो सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स का होगा वो डिसॉल्व करेगा अच्छे से। जैसे मैं अभी बता रहा एग्जांपल में HCl, तो आयनिक बॉन्ड है, तो इनका सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, प्लस माइनस के बीच में। उसी तरह से प्लस माइनस, तो इनका अट्रैक्शन भी सेम है। तो इसी को बोल रहा है कि सिमिलर कैरेक्टर वाला सिमिलर कैरेक्टर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो इन ईच अदर लिख दिया। सो जनरली पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो जनरली पोलर सोल्यूट dissolve in polar solvent, ठीक है। This is because in this solute solvent सबका नेचर सेम होता है, because solute solvent and solvent interaction are similar, and solvent interactions
आर सिमिलर, इंट्रैक्शन आर ऑल ऑफ सेम मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। राइट वाला में डाल दो ये ना, चलो पॉज। सिमिलर मैग्नीट्यूड के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नमक को घोल रहे हैं हम लोग, जैसे NaCl डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो इसमें इंटरेक्शन होता है, तो द स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बोलते हैं इसको, इंट्रैक्शन ऑफ Na+Cl- आयंस, इसको क्या बोलते हैं? आयंस ना, प्लस माइनस, प्लस वाले को कटायन बोलते हैं, माइनस वाले को अनायन, ठीक है। तो ये कटायन अनायंस को हम लोग आयंस में बोलते हैं विथ वाटर मोलिक्यूल, विथ वाटर। तो वाटर भी तो कटायंस और अनायंस होता है ना, एग्जिस्ट करता है, वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मोलिक्यूल्स, वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है। एंड आयन आयन इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से डिसॉल्व होता है। अभी समझ में आया क्यों डिसॉल्व होता है? रीजन बता दिया हूँ। कटायंस और अनायंस में फॉर्म हुआ ना, जैसे नमक डाला तो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हुआ ना, और वाटर में क्या है? प्लस और माइनस है, समझा? तो सबका कंपेयर कर सकते हैं ना, ये कटायन के सिमिलर लग रहा है, ये अनायन के सिमिलर है, प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड भी उसका कैलकुलेट करोगे वो दिया रहता है, तो सेम ही सेम आता है, इसलिए अच्छे से डिसॉल्व होता है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। ये तो पोलर का बताया ना, नॉन पोलर का एग्जांपल बताऊंगा, तो अभी बताया था। तो नॉन पोलर वाला क्या है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल, like cholesterol dissolve in non-polar solvent such as benzene। तो बेंजीन बता दिया था अभी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ तक लिखो, लेफ्ट वाला मिटा दो, पॉज। नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलुबिलिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से सुनना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, हाउ सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज विद टेम्परेचर डिपेंड ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंथैल्पी क्या होता है? जैसे नमक घोलते हैं ना, इसका बेस्ट एग्जांपल, इनो घोलते हैं ना पानी में, तो देखो भूरा टाइप का आता है, तो एनर्जी रिलीज होता है। नमक डालते हैं पानी में तो हम लोग को रियलाइज नहीं होता है, लेकिन रिलीज होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग केमिस्ट्री लैंग्वेज में एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये पॉइंट लिख लो फर्स्ट, हाउ सोल्यूबिलिटी ऑफ substance changes with temperature, depend on enthalpy of solution, enthalpy of solution, ठीक है। तो इसमें देखो
Many solid, for example, KCl dissolve in water by endothermic process. Endothermic मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं. तो लिख लो ये भी पॉइंट. मेनी सॉलिड्स, फॉर एग्जाम्पल KCl, ठीक है, KCl dissolve in water, dissolve in water by endothermic process, ठीक है. That is with absorption of heat. That is endothermic मतलब heat जो absorb करता है. That is with absorption of heat. ठीक है, यहाँ तक लिखो, पॉज करो. राइट, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और सोलबिलिटी. तो ये बता दिया हो कि KCl अगर को उसको डिसॉल्व करना है पानी में तो ये होता है एब्जॉर्ब करता है हीट को, ठीक है. तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना ये. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखना. व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय एडिंग हीट टू द सिस्टम. पॉज करो. देखो नेक्स्ट सब रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं हो सकता ना, एब्जॉर्ब एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, when temperature is increased, when temperature is increased by adding heat to the system, heat to the system, solubility of substance, solubility of substance increases. According to Lee-Chatelier principle. ये नाम सुना है क्या दर्श? हाँ. Lee-Chatelier principle. Lee-Chatelier principle मतलब क्या करता है, जिधर एनर्जी कम है उधर जाके कंपनसेट होता है ना, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. एडिशन ऑफ हीट कॉजेज स्ट्रेस ऑन द सैचुरेशन सॉल्यूशन. अगर हीट करेगा तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, उसमें स्ट्रेस आएगा और वो एक्सटेंड हो जाएगा. एडिशन ऑफ हीट कॉजेज अ स्ट्रेस ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है. दिस स्ट्रेस फेवर एंडोथर्मिक प्रोसेस, दिस स्ट्रेस फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है. यहां तक लिखो, पॉज करो. राइट वाला मिटाओ. नेक्स्ट पॉइंट देखो. उसमें बता दिया कि एंडोथर्मिक फ्रेम में क्या होता है, स्ट्रेस फेवर करता है एंडोथर्मिक प्रोसेस को, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस सोलबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो. ऑन अदर हैंड व्हेन सब्सटेंस dissolve in water by an exothermic. एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. इट्स solubility decreases. सोलबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है. विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विथ एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो जो हीट रिलीज करता है तो कम डिसॉल्व होगा वो वाटर में.
ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका लूंगा तो कैल्शियम क्लोराइड आता है, तो कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो हीट रिलीज होगा, लिथियम सल्फेट डॉट H2O डिसॉल्व इन वाटर रिलीजेस हीट इन वाटर रिलीज हीट, ठीक है, राइट वे में डालो। तो देखो डायरेक्ट कोई कॉम्बिनेशन रिलेशन नहीं है बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, सो लिख लो, सो देयर इज नो डायरेक्ट correlation between solubility and exothermicity और endothermicity। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक। डिसोसिएशन मतलब घोलने को ही बोलते हैं, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्सोथर्मिक and that of ammonium nitrate NH4NO3 is endothermic। ठीक है, the solubility of this substance increase with temperature। तो यहाँ पे solubility जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको लिख सकते हैं लिखो वहां पे पॉज। अभी नेक्स्ट देखो, एक टेबल बताऊंगा, रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ सोलबिलिटी ऑफ वेरियस आयनिक कंपाउंड। तो ये बना के दिखाता हूँ, जैसे देखो सोलुबिलिटीज ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड चेंजेस slightly with temperature। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसकी सोलबिलिटी बहुत कम इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे सोलबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड increase appreciably with increasing temperature, appreciably with increase in temperature। ठीक है, सोलबिलिटी। तीसरा पॉइंट क्या है, सोलबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना कर दिया, तो मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जरूरत नहीं है ग्राफ की, फिर भी ये ऐसे ग्राफ है, किसका है, ये पोटेशियम नाइट्रेट का, मतलब ये टेम्परेचर के साथ फास्ट इंक्रीज करता है। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेना है, वाई एक्सिस पे सोलबिलिटी लेना है, ठीक है। तो सबसे कम सोलबिलिटी किसका बढ़ता है, NaCl का, इस पे कम इफेक्ट आता है,
फिर KCl का थोड़ा बढ़ता है, NaBr का थोड़ा बढ़ता है या KBr का, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट कार्बन। चलो याद रखिए।